भारत सरकार ने भारत का राजपत्र जारी कर 29 अक्टूबर 2017 को ये बताया कि कचहरी में, कोर्ट में, अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल में जहाँ भी वकील काम करते हैं उन वकील का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जिनके पास सीओपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, वो वकालत नहीं कर सकते। आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि वकील जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करते हैं, किसी अथॉरिटी के सामने खड़े होते हैं, उनको ये अधिकार कैसे मिला और कहाँ से मिला। और एक वही पुरानी बात, क्या इस जो अधिकार मिला है उनको एडवोकेट एक्ट में वकील को, उसके अलावा भी कोई प्रैक्टिस कहीं कर सकता है। उत्तम जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जावेद हमारे साथ हैं, मुन्ना सिंह यादव जी हैं, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल, महफूज आलम सीनियर एडवोकेट हैं, बनवारी लाल मौर्य जी हैं और भोला सिंह पटेल जी हैं। हम सबसे पहले अपने जूनियर अधिवक्ता से एक छोटी सी बात करेंगे कि जूनियर अधिवक्ता से ये बात करेंगे कि आखिर उत्तम त्रिपाठी जी, आप एडवोकेट बने और आपको ये राइट कैसे मिला एडवोकेट में वकालत करने का? कोर्ट में कैसे राइट मिला आपको? देखिए, कोर्ट में हमको ऐसे राइट मिला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, उसने हमको सीओपी नंबर अलॉट किया। वहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और वो हमारी मदरलैंड है। वहीं से हमारा सीओपी नंबर मिलने के बाद हम जो है इस योग्य हुए कि अदालत के अंदर प्रवेश कर सकें। और वही हमको सिखाती है कि किस प्रकार से हमको अदालत का सम्मान करना है, किस प्रकार से उनको ऑनर करना है, उनका सब हमको वही सिखाती है। और उसी ने हमको ये अधिकार दिए हैं कि न्यायालय के समक्ष हम खड़े हो सकें। सेवा संघ का ये वही पत्र है जिसके ज़रिए उन्होंने गृह मंत्री भारत सरकार को ये लिखा कि न्यायाधीश गलत तरीके से मुकदमा छोड़ देते हैं और लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील उसके खिलाफ कोई अपील नहीं करते, क्योंकि सरकारी वकील उनके अधीनस्थ होते हैं। उन्होंने ये भी इस पत्र के ज़रिए लिखा कि वो त्रिस्तरीय परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन उन्हें मजिस्ट्रेट न्यायालय से आगे नहीं जाने दिया जाता है, जबकि पीसीएसजे जो त्रिस्तरीय परीक्षा पास करके आते हैं हाई कोर्ट तक के जज बनते हैं, इसलिए उनका प्रमोशन सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय किया। मुन्ना सिंह जी, आप लखनऊ में डीजीसी क्रिमिनल रहे, सरकारी वकीलों के ज़िले के हेड, आपने अदालतों में काम किया। हम आपसे ये खाली पूछना चाहेंगे कि एपीओ एसोसिएशन ने जो ग्रीन लेटर लिखा जिसमें सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि आप लोग नाकाबिल हैं, आप लोग अभियुक्त से मिल जाते हैं, आप लोग संविदा पे काम करते हैं और आप लोग जब हटा दिए जाते हैं तो अभियुक्त की तरफ से पैरवी करके मुकदमे के लूप होल्स उनको बता के मुकदमा छुड़वा लेते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो अभियोजन अधिकारी सेवा संघ द्वारा एक आवेदन पत्र गृह मंत्री भारत सरकार को दिया गया है, जिसमें तमाम तरह के आरोप हमारे अधिवक्ता भाइयों के ऊपर और माननीय न्यायालय के ऊपर भी लगाए गए हैं। इसके संबंध में हमें यही कहना है कि कोई भी अधिवक्ता जब उसकी कम से कम 7 वर्ष और 10 वर्ष की प्रैक्टिस हो जाती है, तब वो सीआरपीसी की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यही उसका एक्सपीरियंस होता है कि 7 से लेकर के 10 वर्ष तक जब वो प्राइवेट वकालत कर लेता है, उसके बाद ही वो इसका पात्र होता है कि वो लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह से एक अधिवक्ता जो 7-10 साल तक विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक मुकदमों की पैरवी करने के बाद लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, उसके ऊपर इस तरह से एक अनर्गल आरोप लगाना कि वो उसी जिले का होता है जहां वो वकालत करता है, या जो अभियुक्त गण होते हैं वो भी उसी जिले के होते हैं, और संभवतः ये आरोप लगाया गया है अप्रत्यक्ष रूप से कि वो उनके जानने वाले होते हैं और उनके विरुद्ध वो सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पर हमारा ये कहना है कि अधिवक्ता चाहे वो पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो,
जब उसका वकालतनामा लग जाता है और वो अपनी फीस ले लेता है तो पूरी निष्ठा और लगन के साथ मुकदमे की पैरवी करता है, चाहे अभियुक्त पक्ष से हो और चाहे अभियोजन पक्ष से हो। तमाम ऐसे मामलों में देखा गया होगा कि वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन पक्ष से पैरवी करने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है और उसका वकालतनामा लगवाया जाता है। ऐसे मामलों में भी अधिवक्ता अपनी पूरी निष्ठा के साथ पैरवी करता है। इस तरह से इनके द्वारा ये जो कहा जाता है कि सही पैरवी नहीं हो पाती है, ये पूर्णतः मनगढ़ंत है, गलत है और ये हम अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर सीधा आरोप है कि हम लोग निष्ठा से काम नहीं करते हैं। और इसके साथ यहीं तक ये लोग नहीं रुके, इसके आगे इन्होंने माननीय न्यायालय के ऊपर भी आरोप लगाया है कि न्यायालय अगर गलत ढंग से किसी मुकदमे का निर्णय कर देती है, मतलब गलत ढंग, वो गलत ढंग क्या होगा, वो गलत ढंग क्या होगा ये माननीय न्यायालय का विषय। माननीय न्यायालय को सोचना चाहिए कि गलत ढंग से निर्णय कैसा होता है, क्या होता है। और उसके बाद फिर जो हमारा लोक अभियोजक है उसके विरुद्ध अपील इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसकी कार्य का सत्यापन न्यायालय से कराना होता है। ये सीधे माननीय न्यायालय के ऊपर आरोप है और ऐसा कभी नहीं होता है। हम इतने साल तक डीजीसी क्रिमिनल रहे और मैंने लखनऊ जिले की सभी कोर्टों में काम किया है और अपने सहयोगियों से कराया है। आज तक मेरे सामने कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा ये दबाव डाला गया हो कि इस मुकदमे में अपील प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय को न भेजा जाए। और जबकि मैंने अपने कार्यकालों में सैकड़ों मुकदमों में माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्ताव भेजे हैं और हमारे लोक अभियोजक द्वारा ही वो प्रस्ताव भेजे गए हैं अपने न्यायालय से, लेकिन कभी भी उनको माननीय न्यायालय से कोई समस्या कभी नहीं आई है। तो इस तरह से जो आरोप ये अभियोजन द्वारा लगाया गया है ये पूर्णतः गलत है और इनके ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा चलना चाहिए। सीधा कंटेम्प्ट है, डायरेक्ट कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मुकदमा चलना चाहिए और इसमें हमारे बार काउंसिल को भी इसमें आगे आना चाहिए और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिसमें भविष्य में दोबारा इस तरह की ये बात करने का साहस न कर सके। बनवारी लाल जी, ये आपने देखा कि ये जो लेटर है जिस पे जो आरोप लगाया गया ये और ये एडवोकेट नहीं है, ये भारत का राजपत्र असाधारण ये 29/10/2017 को जारी हुआ, 2017 को। उसमें एक 5 पैरा जो है इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की आवश्यकता। कोई भी अधिवक्ता अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमों अथवा इन नियमों के अंतर्गत निर्गत एक वैध सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र ना होगा। एपीओ कौन सा सर्टिफिकेट लेके न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं? उनके पास कोई एपीओ कौन सा सर्टिफिकेट लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं? उनके पास क्या कोई बार का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है या नहीं है? और अगर एपीओ न्यायालय में सरकार की पैरवी कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत है? जैसा कि लंबे समय से ये देखा जा रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट न्यायालय तक अभियोजक पैरवी कर रहे हैं और उसके ऊपर अपर जिला लेवल से या हाईकोर्ट लेवल से या सुप्रीम कोर्ट लेवल तक अधिवक्ताओं को नामित किया जाता है और वो अपनी बात सरकार की तरफ से रखते हैं। बनवारी लाल जी, सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हैं तो किस अधिकार पत्र से रखते हैं? ये चीज़ है। बार काउंसिल ने तो उनको अधिकार ही नहीं दिया कोर्ट में खड़े होने का। बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो रखते हैं। लेकिन ये एपीओ तो सर्विस से आते हैं, एपीओ पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, बार में रजिस्ट्रेशन ही नहीं इनका। एपीओ का बार में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एक कर्मचारी होते हैं अभियोजन कार्यालय के। अब सरकार ने
किस हैसियत से पहले से ही उनको अभियोजक नियुक्त कर रखा है, ये उसका विषय है। लेकिन जहाँ तक आपके पत्र का सवाल है या रजिस्ट्रेशन का सवाल है, COP एक्ट 2017 बना, उसके तहत अधिवक्ताओं को पुनः ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वही लोग सरकार की ओर से या पक्ष की ओर से या विपक्ष की ओर से पैरवी करने के पात्र होंगे जिन लोगों के पास COP नंबर होगा। महफूज आलम जी, एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे, बहुत ही क्लियर चीज़ आपसे पूछते हैं कि APO SPO लोअर कोर्ट में वकील की तरह न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं और आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट में SPO पैरोकार का काम कर रहा है, SPO वहाँ भी अपॉइंट है, पैरोकार का काम करता है, सरकार के कागज़ ला के कोर्ट में देता है। तो दो तरह का काम कर रहे हैं SPO। ये एक हाई कोर्ट में तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में कैसे गलत कर रही हैं? असलम साहब, इससे पहले भी एक बार आपको इस बात पर बताया कि एक पद होता है जिसका नाम है विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर। प्रत्येक सिविल विभाग में एक पद होता है लॉ ऑफिसर, वो पैरोकार होता है। और वही लॉ ऑफिसर जब क्रिमिनल साइड में अपॉइंट होता है तो उसका नाम विधि अधिकारी नहीं, अभियोजन अधिकारी होता है। अभियोजन अधिकारी जी, वही है ये पैरोकार है। वही काम हाई कोर्ट में करते हैं SPO। अभियोजन अधिकारी वकील एडवोकेट नहीं हो सकता। एक एडवोकेट के साथ साथ एडवोकेट अभियोजन अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन हर लॉ ऑफिसर एडवोकेट होगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर एडवोकेट लॉ ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर एडवोकेट में इंक्लूड है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये मात्र एक विधि लॉ ऑफिसर हैं स्टेट के। इनका काम है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कागज पत्र पहुंचाना, अभियोजन अधिकारी। इसीलिए इनकी जो प्रोन्नति का प्रावधान है वो सहायक अभियोजन अधिकारी से जो है ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तक और उसके बाद संयुक्त निदेशक तक। इनका लोक अभियोजक पर प्रोन्नति का कोई प्राविधान इनके सर्विस रूल में है ही नहीं, अभी तक आज तक बना ही नहीं। ये कल्पना कर लेना कि हम लोक अभियोजक बन जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में AGA बन जाएंगे, ये मात्र कोरी कल्पना है। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दे आर ओनली लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, दे हैव बीन अपॉइंटेड। और दूसरी इससे जुड़ी हुई बात ये है, अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कौन काम करेगा वकील का, ये क्वेश्चन उठता है। तो आपको शायद पता होगा कि 3 तरह के सरकारी वकील अपॉइंट होते हैं, 3 पद हैं। पहला पद है सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जिसका ओरिजिनल नाम है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी सहायक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजन। और दूसरा उसके ऊपर अपॉइंट होता है अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, वो है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सेशन में काम करता है। और उसके ऊपर DGC होता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो जब सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अपॉइंटेड हैं स्टेट से, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही माने जाएंगे, ना कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। ये गलत, यानी हमारी व्यवस्था जो है इसमें कानूनी गलती नहीं, प्रक्रियात्मक गलती, कि वो जो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर सरकार से नियुक्त हुआ है उसको हम सेशन में क्यों भेजते हैं, जो कि 24 में उसका अपॉइंटमेंट नहीं 25 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। 25 CRPC का सेक्शन 25 में अपॉइंटमेंट हुआ है, 24 में सिर्फ एडिशनल और PP APP और PP का अपॉइंटमेंट होता है। यानी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सेशन के लिए अपॉइंट होते हैं, और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में काम करने के लिए अपॉइंट होते हैं। यही CRPC कहती है, यही कानून कहता है। और जो आपका फंडा है ये बिल्कुल क्लियर है कि साहब एडवोकेट जो नहीं है, दे आर कमिटिंग वायलेशन ऑफ द एडवोकेट एक्ट, दे आर लायबल टू बी पनिश्ड बाय द बार काउंसिल। इस पर हमारी बार काउंसिल को पहले कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है कि एडवोकेट एक्ट आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली लिखा है, सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता ही किसी न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की वकालत कर सकता है। APO इन पर्सन अपना मुकदमा हो, वो APO हो चाहे वो जनरल नागरिक हो, कर सकता है। लेकिन APO जो एडवोकेट नहीं है वो किसी और का मुकदमा नहीं कर सकता, कोई भी आदमी किसी और का मुकदमा नहीं कर सकता, इन पर्सन खुद कर सकता है। क्योंकि सरकार भी क्लाइंट है, सरकार भी क्लाइंट है, सरकार का वकील का क्लाइंट का ही रिश्ता हो सकता है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल 45 कहता है।
45 में लिखा हुआ है हम्म। कि वकील कभी किसी की नौकरी नहीं कर सकता, किसी का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हो सकता। जिस दिन एडवोकेट कोई सर्विस कर लेता है उसी वक्त वो सस्पेंड हो जाता है। वो ड्यूटी बॉन्ड होता है कि इन्फॉर्म करे कि हमने साहब नौकरी कर लिया, हम नो मोर जो है एडवोकेट नहीं रह गए। तो ये तो 45 कहता है। तो सरकार ये तमाम जजमेंट में आता है कि जब सरकार इंगेज करती है, इंगेज करती है, एडवोकेट इंगेज होता हाँ, है, ना वो engage होता है। संविदा पे आता है नहीं। और ना वो सर्विस करता है, और उसके उनके बीच क्लाइंट और एडवोकेट का ही मात्र रिश्ता रहता है। जैसे एक प्राइवेट पर्सन इंगेज करता है, वैसे चाहे सरकार करे या कारपोरेशन करे या कोई संस्था करे, हमारे लिए वो संस्था क्लाइंट है, स्टेट क्लाइंट है या एक जनरल पब्लिक क्लाइंट है। तो एडवोकेट जब एक्ट में एडवोकेट इनरोल ही किया जाता है असलम साहब, तो ही उसको ये कहा जाता है कि आज आप इनरोल कर दिए गए, आपको ये सीओपी नंबर दे दिया गया, यू आर अथोराइज्ड टू डू एडवोकेसी ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। और एडवोकेट एक बनने के बाद ये उख्तार मुख्तार वकील वकील सब खत्म कर दिए गए थे, सारे नाम। सिर्फ कहा गया था ओनली एडवोकेट इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट। जी बोला। भाई आप जो है, अब देखा आपने एक चीज़, खाली ये देखिए जो ज़रूरी चीज़ है, लेटर भी आपने देखा है और लेटर की लैंग्वेज भी आपने देख ली। लैंग्वेज जो लिखी गई है लेटर में न्यायाधीश के लिए और सरकारी वकील के लिए, न्यायाधीश के लिए जो लिखी गई है, तो ये न्यायाधीश को जो है देखना है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ कि नहीं। एडवोकेट अगर है तो ये बार काउंसिल को देखना चाहिए। आपको ये बताइए कि क्या बार काउंसिल को इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए वकीलों के सम्मान के लिए कि नहीं? देखिए, लोक अभियोजक सेवा संघ ने जो ये पत्र गृह मंत्री को लिखा और उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है और आपराधिक कृत्य को दर्शाता है जो अधिवक्ताओं के प्रति एवं न्यायालय के प्रति किया गया है। इसमें दोनों की लायबिलिटी है कि न्यायालय भी इनके ऊपर कार्रवाई करे और साथ ही इसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए, और- क्योंकि अब तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे रही है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है कि एडवोकेट एक्ट के अनुसार वही व्यक्ति अधिवक्ता हो सकता है जिसने विधि से स्नातक किया हो, साथ ही विधि से स्नातक करने के बाद उसने उसमें विशेषता या ये कहते हैं कि विशेष योग्यता अर्जित की हो, ट्रेनिंग ली हो। तो एक टेक्निकल, चूँकि एलएलबी या विधि की जो पढ़ाई है एक टेक्निकल व्यवस्था है और इसमें मैं समझता हूँ कि पास कर देने के बाद फिर दूसरे न तो इम्तहान की ज़रूरत पड़ती है न इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है। अगर एलएलबी कर लिया और उस एलएलबी करने के बाद में चूंकि वो दक्ष हो गया, कानून का ज्ञाता हो गया, और उस कानून के ज्ञाता हो जाने के बाद में जब वो रजिस्टर्ड होता है तो वहाँ पर भी उसका बार काउंसिल आपको ये बोला भाई ये चीज़ नहीं है, ये हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो लेटर में लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई अधिवक्ता के सम्मान से खिलवाड़ है कि नहीं है? बिल्कुल, ये अधिवक्ता के सम्मान से खिलवाड़ है और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर के कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं का मान गिराया है। न्यायालय के प्रति उन्होंने जो बात कही कि नहीं, वो न्यायाधीश जो फैसला देता है गलत तरीके से फैसला दे देता है, ठीक है, तो वो गलत तरीका क्या है? जबकि पूर्ण रूप से सीआरपीसी में ये है कि एक न्यायाधीश न्यायालय अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। अब स्वविवेक से प्रयोग करने का अर्थ मैं तो यही समझता हूं कि जो भी एविडेंसेस में आएगा, जो तथ्य होंगे, जो परिस्थितियां वही फैसला करेगा जी। उसी के हिसाब से फैसला करेगा, उससे इतर नहीं करेगा। फैसला करने बनवारी की लाल बात जी, ये आप
अवध बार एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं जी और जो सीओपी वाला जो गजट हुआ उसमें बिल्कुल क्लियर एक चीज़ कही गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार पे अपना आधिपत्य रखेगी, उस पर कंट्रोल करेगी और स्टेट बार एसोसिएशन जो है, जो सब स्टेट बार की काउंसिल हैं, बार काउंसिल, वो ज़िले की बार को वो करेंगे। और एक रूल प्रतिपादित करा गया, गजट किया गया कि अब अधिवक्ता अपनी लोकल बार से हर सवाल करेगा। यह आपने गजट अगर देखा होगा उसमें क्लियर करा गया है कि अधिवक्ता को कोई प्रॉब्लम होती, कोई परेशानी, तो वो अपनी लोकल बार से सवाल करेगा, लोकल बार उसको आगे रिकमेंड करेगी। आपकी बार ने अभी तक के इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपके सामने ही मैटर है, क्या आपकी बार इस पर संज्ञान लेगी? जो पत्र आज आपने मुझे संज्ञान में दिया है, इसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं थी। अगर इस पत्र को आप अवध बार एसोसिएशन को प्रस्तुत करते हैं तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और आपके पत्र पर कार्रवाई हेतु हम इसको संस्तुति सहित बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर जावेद साहब, आप जो है इंजीनियर हैं जी और एडवोकेट के माने जानते हैं, जी बगैर रजिस्ट्रेशन के वकालत कर रहे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाना चाहिए? जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वो कम है और ये न्यायिक प्रक्रिया पर एक कलंक है, पहली चीज़। और दूसरे मेरे विचार सुनिए, मैं आप ये जो आपका नाम भोला सिंह जी हैं, ये डीजीपी क्रिमिनल मुन्ना सिंह जी, इन दोनों के विचारों को, महफूज भाई के विचारों को बहुत अच्छी तरह से हमने सुना और बहुत सही बात है। लेकिन ये एक बड़ा कलंक है कि जो व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट नहीं है और किसी नहीं, लॉ ग्रेजुएट है ये नहीं, जो एपीओ की बात कर रहे हैं, हमारी बात आप सुनिए पहले, कि जो किसी भी बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है, वो कहीं नहीं खड़ा हो सकता, ना सरकार की तरफ से और ना एपीओ ना कोई पीओ। ये न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है। अधिवक्ता होना जरूरी है। जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ कोर्ट में कि वो एपीओ होते हैं, सरकारी वकील हैं, सिविल कपड़े में बैठे हुए हैं आराम से, ये क्या है? ये न्यायालय की प्रक्रिया का क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है। न्यायालय वकील की ड्रेस में होना चाहिए पैरवी करने के लिए, और जो पंजीकृत नहीं है बार काउंसिल में वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इन पर्सन अपने केस में खड़ा हो सकता है बस, ना कि सरकार। ये तो सब मनमानी है कि एपीओ हैं, हम वकील हो या ना हो, हम ये कैसे पैरवी कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग की? कैसे जज साहब उनको मान्यता दे रहे हैं? जुडिशरी कैसे दे रही है मान्यता? ये एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, नहीं कल सोचना होगा। ये अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा अपमान भी है। मुन्ना सिंह जी, जो लेटर आप देख रहे हैं, पहले भी हमने आपसे पूछा कि आपके ऊपर आक्षेप, सीधा सीधा आपके ऊपर आक्षेप, अगर देखा जाए तो सीधे उन लोगों पर आक्षेप लगाया गया है कि जो सरकारी वकील बन जाते हैं, कहते हैं कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती है वो सरकारी वकील बन जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जबकि 7 साल गुजारने के बाद सरकारी वकील बनता है कोई। आप कर रहे हैं डीजीसी, आपने देखा, अपने अनुभव आपने किया, क्या लगता है कि ये जो लेटर में जो वर्ड यूज़ किए हैं ये सही यूज़ किए इन्होंने? जो शब्द इस लेटर में यूज किए गए हैं, ये देखा जाए तो अधिवक्ता वर्ग के लिए एक कलंक है और उनको कलंकित करने का काम उन्होंने किया है। जबकि एक अधिवक्ता, चाहे वो प्रोसिक्यूशन साइड से हो या प्राइवेट हो, अधिवक्ता तो जब बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद माननीय न्यायालय में वो वकालत करना शुरू करता है। और लोक अभियोजक के लिए भी ये नियम बना हुआ है कि कम से कम 7 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। इन 7 वर्षों में एक अधिवक्ता विभिन्न न्यायालय में आपराधिक मुकदमों की विभिन्न लोगों की पैरवी करता है, और जब वो 7 साल का अनुभव प्राप्त कर लेता है उसके बाद ही उसको लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है सरकार द्वारा।
तो इस तरह के अनर्गल जो आरोप ये अभियोजन संघ द्वारा लगाए गए हैं ये बहुत निंदनीय है। और इसमें हम ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग करेंगे कि इनके विरुद्ध हर स्तर पर कार्रवाई करना चाहिए और इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। और हमारे अधिवक्ता वर्ग के साथ साथ इन्होंने माननीय न्यायालय के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, तो इसमें माननीय न्यायालय को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब भविष्य में देखना यह है कि माननीय न्यायालय इनके संबंध में क्या एक्शन लेती है। लेकिन हम अपने अधिवक्ता भाइयों से जरूर ये आग्रह करेंगे कि इनके विरुद्ध कठोर से कठोर। महफूज आलम जी, एक अधिवक्ता वकील का एक पूरा जो है डिस्क्राइब किया गया है बार काउंसिल रूल और एडवोकेट एक्ट में कि वकील किस तरह का होगा। यानी वकील दिखना चाहिए कि वकील है, तो वो कौन से तरीका है, वो कौन सी चीज़ ऐसे जिससे वकील दिखेगा कि वकील है कोर्ट में। एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन है कि एडवोकेट क्या है, कौन है। उसमें साफ लिखा हुआ है एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसका नाम बार काउंसिल के रोल में एडवोकेट के रूप में दर्ज हो। अब एडवोकेट की परिभाषा तो लिखित है, एडवोकेट एक्ट में लिखी हुई है। उसके बाद उसकी एक रोब यानी वर्दी प्रिस्क्राइब्ड है उसी एक्ट में कि वो जब न्यायालय में उपस्थित होगा तो वो जो है ये वर्दी पहनेगा। उसके अलावा उस पर प्रशासनिक कंट्रोल, यदि ऐसा कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, कोई व्यवसायिक दुराचरण करता है, किसी के साथ कुछ बदसलूकी करता है, तो उसका अनुशासनिक कंट्रोल, जो अनुशासनिक कार्रवाई करने की पावर भी बार काउंसिल को ही है। पूरी तरह वो बार काउंसिल के अंतर्गत होता है, उसका आदमी होता है, उसके अंतर्गत एनरोल्ड होता है। अगर कोई गलती करता है तो उसकी शिकायत सरकार से नहीं की जाती, उसकी शिकायत बार काउंसिल से की जाती है। ऐसे तमाम जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब हम वकालत से हटा नहीं सकते वकील को, हम ये कंटेम्प्ट अगर उसने किया है तो हम कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, लेकिन वो वकील रहेगा या नहीं रहेगा ये बार काउंसिल तय करेगी, क्योंकि उसको हमने वकील नहीं बनाया, बार काउंसिल ने वकील बनाया है। ऐसे तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं। अभी लेटेस्ट जजमेंट में भी डिस्कस हुआ यही, कंटेम्प्ट में प्रशांत भूषण साहब के कंटेम्प्ट में भी ये डिस्कस हुआ कि साहब क्या हम निकाल सकते हैं वकालत, तो उन्होंने कहा हम निकाल नहीं सकते हैं, हम जो है ये कह सकते हैं कि हमारी अदालत में ना आओ, या हम ये कह सकते हैं कि साहब जो है आपको ये कंटेम्प्ट हुआ तो कंटेम्प्ट की ये पनिशमेंट है। तो एडवोकेट एक्ट पूरा प्रिस्क्राइब्ड है। और आप जिस लेटर के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, इस लेटर में एक चीज और लिखी है, इसके अंदर एपीओ एसोसिएशन ने अपने आप को न्यायाधीश से भी कंपेयर किया है और कहा है त्रिस्तरीय परीक्षा जैसे हम पास करते हैं वैसे ही सिविल जज पास करता है, और सिविल जज जो है उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति बन जाता है और हम जो है मजिस्ट्रेट के वहां पढ़े रह जाते हैं। तो मेरा साफ इस लेटर को पढ़ने के बाद तो ये उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बनने की बात कर रहे हैं। त्रिस्तरीय परीक्षा ये एक बार पास करते हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन असलन साहब अधिवक्ता रोज पता नहीं कितनी स्तरीय परीक्षा रोज देगी पास। और अधिवक्ता बनने के लिए इनको कोई रोके नहीं है। ये एडवोकेट जिन्होंने क्यों त्रिस्तरीय परीक्षा पास की, ये जाते एडवोकेट एक्ट में एनरोलमेंट कराते, मना ना करते, इनका वेलकम है, बार एसोसिएशन वाले वेलकम करते और जाते सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते। इनको कौन रोक रहा मजिस्ट्रेट में वकालत करो तुम, ये सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे जी, हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे, वहां भी वेलकम होगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इनका वेलकम करेगी। अगर आपने त्रिस्तरीय परीक्षा पास की है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील से ज्यादा काबिल हो गए। इस लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपने त्रिस्तरीय परीक्षा पास की है और जो एक अधिवक्ता है उसने कोई परीक्षा ही नहीं पास की है। तो आपसे बता दें असलम साहब, एक अधिवक्ता रोज त्रिस्तरीय नहीं 10 स्तरीय 20 स्तरीय हर केस उसके लिए एक परीक्षा होता है, और जितनी उसकी प्रैक्टिस है हजारों परीक्षाएं वो पास कर चुका है। और अगर इसका धरातल पर देखना है तो आ जाओ, खड़े हो जाओ वकालत करने हमारे बगल में सुप्रीम कोर्ट में, पता हो जाएगी त्रिस्तरीय पास किया या चतुर्थ स्तरीय पास किया या पंचम स्तरीय पास किया, ये सब पता हो जाएगा। और आपको हम रोके नहीं है, यू आर वेलकम टू कम एंड बिकम एडवोकेट। आपका स्वागत है, आप आइए एडवोकेट बनिए और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करिए। अगर आपको एडवोकेसी करने का शौक है तो बुला रही है बार काउंसिल, आइए और वो एक एग्जाम पास कीजिए, हमारा त्रिस्तरीय पास किया होगा, बड़ी खुशी की बात है। एक एग्जाम बार काउंसिल का पास कीजिए और सीओपी लीजिए और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वकालत कीजिए उनके बगल में खड़े होकर।
और जय- साबित कीजिए कि हम उनसे ज़्यादा काबिल हैं। जयधारी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये डिस्कस किया गया है कि अगर एपीओ सेशन में सरकारी वकील बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट में बनना चाहते हैं, तो वो रिजाइन करके आए और सेक्शन 24 में अपना सेशन में नहीं, कराएं। सुप्रीम कोर्ट में करें असलम साहब, सुप्रीम कोर्ट में करें वकालत। हम लेकिन- वेलकम कर रहे हैं, आए एडवोकेट बने और सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने, 3 पास किए, जरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का परीक्षा ही पास कर ले। लेकिन रिजाइन करके देखिए आना एक होगा। परीक्षा होती है सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड असलम साहब, हम्म, इन्होंने 3 तो पास कर लिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा ही पास कर ले। आप 3 एपीओ की परीक्षा पास करके पैरोकार बन गए हैं सरकार के अभियोजन विभाग के, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप उस परीक्षा से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। जो सिविल जज बनता है उसके बाद प्रमोशन पाता है, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज बनता है, वो जज है, उसने दूसरी परीक्षा पास की है। आपने 3 से सारी 3 मिला दें तो असलम साहब इसमें वकील को तो, एडवोकेट को तो बुरा भला जो भी कहा गया है वो तो बहुत बुरा है, लेकिन साथ साथ जज को भी, जज से भी अपने आप को कंपेयर किया गया जज है से और कहा है कि compare चूंकि हम वही 3 पास करके मजिस्ट्रेट में पढ़े रह जाते हैं और वही 3 सिविल जज पास करके न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय का बन जाता है। तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। करके ये बता दिया कि हम एडवोकेट नहीं अभियोजन अधिकारी हैं। भोला सिंह जी, ये जो है, जो बड़ी बात ये है कि सामने सही बोला। कि एडवोकेट जो है, एडवोकेट हम तमाम जजमेंट पढ़ते हैं जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तमाम जजमेंट ऐसे हैं जिसमें एक जजमेंट हमने पढ़ा, लॉ अफसर की जो बात हुई, पावर कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश के लॉ अफसर सतीश शर्मा हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक के वो गए, उन्होंने कहा कि हमको लॉ अफसर हम हैं लेकिन हमको सरकारी वकील माना जाए। तो कोर्ट ने ये कहा, वर्ड कोर्ट के आपको बताएंगे हम, हर बार हर जगह ये चीज़ 2 वर्ड कहते हैं, कोर्ट ने ये चीज़ कही कि लॉ अफसर भोग विलास का आदी होता है, वो सैलरीड पर्सन होता है, वो रिटायर होने पे पेंशन पाता है, और एडवोकेट वो दिया है जो खुद तो जलता है, अपने नीचे अंधेरा रहता है और सारा अपने आप को जला के जो है रोशनी देता है। तो वकील के लिए ये वर्ड कहे गए, और आज इस लेटर में वकील को अपमानित किया जा रहा है। तो इसके लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ करेंगे? नहीं, हम मेरे संज्ञान में आया है, हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हम कार्रवाई करेंगे। कि मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये अभियोजन संघ जो इस बात में है उसको बड़ा मलाल है कि हम अधिवक्ता बनने का बड़ा मलाल है, तो उसको चाहिए कि अपना त्यागपत्र दे दे, उसके बाद बार काउंसिल में जाए और वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, और रजिस्टर्ड होने के बाद में आकर के वो अपना काम करे। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए लोग अभियोजक व्यवस्था जो बनाए उसको बंद ही कर देना चाहिए। इस वजह से बंद कर देना चाहिए कि जो आदमी लॉ पास करने के बाद में बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, उसी आदमी को सरकार भी इधर अभियोजन पक्ष के लिए ले, तभी ये समता और समानता का अधिकार जो है वो हिंदुस्तान में चल पाएगा। इनको एक तरफ तो ये त्रिस्तरीय परीक्षा की बात करते हैं और वकालत भी, वकील भी बनना चाहते हैं। तो इस बात की बात ये है कि इनकी लोग जो अभियोजक व्यवस्था है इसको भंग ही कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अधिवक्ताओं से लेकर के उन्हीं से लेना चाहिए वो जो काबिल होंगे। देखिए, अधिवक्ता तभी लिया जाता है जब उसकी ख्यात होती है। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखिए कि जो अधिवक्ता की ख्याति होती है कि फौजदारी में फला अधिवक्ता बहुत अच्छा है, उसी को लोग प्राइवेट लोग भी करते हैं, गवर्नमेंट भी उसी को करती है। तो लोग अभियोजक जो होते हैं ये तो केवल नौकर है, कागजात लाते हैं और देते हैं, इनका कोई ज्ञान नहीं होता है। और इनको ज्ञान के लिए या इनके मलाल के लिए इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए। और अधिवक्ताओं में जो आदमी वहाँ रजिस्टर्ड हो उनमें से गवर्नमेंट को चाहिए कि बोले कि साहब हमें इतने लोग अभियोजक के लिए चाहिए और उसी में से ले, तो ये समता और समानता की बात हो जाएगी। तो ये सीधी सी बात है कि ये अभियोजन निदेशालय पुलिस जी जो गृह विभाग का है, जो स्थापित किया गया था
न्यायालय में सरकारी पेपरों को ले जाने के लिए, और वो पेपर तो ले गए और ले जाके खुद ही बहस करने लगे, खुद ही वकील हो गए। 25A के मुताबिक अभी तक अभियोजन निदेशालय नहीं बना है। जो अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है वो सन 1980 में बना था, और 25A का अमेंडमेंट CRPC में अभियोजन निदेशालय बनाए जाने के लिए 2009 में हुआ है। 2006 में